बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट के हवाले से। कपलिंग की बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के अंदर उसका जिक्र आया था कि एक सिग्नल, एक पीक जो स्प्लिट होके दो यानी डबलेट में बदल गई, या तीन पीक्स यानी ट्रिपलेट में बदल गई, या चार यानी क्वार्टेट में बदल जाती है, तो उसको ये बदला किसने है कि उसकी जो एडजेसेंट कार्बन नेबर में मौजूद कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन है, उसने ये काम किया, उसने इसको इफेक्ट किया, जिसकी वजह से ये स्प्लिट हो गया। और इस इफेक्ट को हमने नाम दिया था कपलिंग का। ठीक हो गया। अब वो कितना अफेक्ट करेगा, इसको हम मैयर करते हैं किस शक्ल में? कपलिंग कांस्टेंट की शक्ल में। जो जितना ज्यादा उसको अफेक्ट करेगा, जितनी ज्यादा उसका उसके ऊपर असर होगा, उतनी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी बड़ी होगी। और जितना इफेक्ट ये कम होता जाएगा, उतनी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ये आपने एमसीक्यू के तौर पे पॉइंट याद रखना। ये डेफिनेशन लिखी हुई। The coupling constant क्या है? Measure of how strongly a nucleus is affected by the spin states of its neighbor। कि neighbor की spin state ने उसको कितना अफेक्ट किया है। जितना ज्यादा करेंगे उतनी ये के कपलिंग कांस्टेंट जे से इसको शो करते हैं, उसका सिंबल है। तो जे की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी, जितना वो अफेक्ट कम होगा उतनी जे की वैल्यू कम होती जाएगी। और ये आगे फर्दर डिपेंड करती है ये डिस्टेंस पे ना। जितना वो दूर होता जाएगा प्रोटॉन, उतना उसका असर जो है वो कम होता जाएगा, और जे की वैल्यू जो है वो भी इधर कपलिंग नहीं कर सकेगा, तो जे की वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि जो आपकी ये जो स्पेस कपलिंग कांस्टेंट है क्या ना, ये नहीं उसकी वैल्यू। द स्पेसिंग बिटवीन द मल्टीपल पीक्स इज मेजर्ड ऑन द सेम स्केल एज द केमिकल शिफ्ट, एंड द कपलिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। क्योंकि आपका जो स्केल होता है, ये स्केल होता है वो केमिकल शिफ्ट की शक्ल में चल रहा होता है ना। तो केमिकल शिफ्ट की शक्ल में ही ये स्पेसिंग भी हम कितने इस पीक और इस पीक में कितने हर्ट्ज का फर्क है, तो हम केमिकल स्पेस जो वो पीक्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, वो भी केमिकल शिफ्ट की शक्ल में ही उसको बता रहे होते हैं। ठीक हो गया। इस वजह से हम इसको इसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की शक्ल में ही ले रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ इसने एग्जांपल दी है, एक ट्रिपलेट है, क्वार्टेट है। तो अब इस पीक और इस पीक के दरमियान ये जो स्पेस है, ये जे वैल्यू ये ले लें, या अगली दो पीक्स के दरमियान स्पेस है, या उससे अगली दो के दरमियान स्पेस है, ये सारी एक जैसी होंगी, स्पेसिंग ना बराबर होंगी। तो इन तीनों में से कोई से भी कैलकुलेट कर लें आप, तो वो जे वैल्यू आपकी निकल आएगी। इसी तरह इन दो, ये पहली दूसरी में या दूसरी तीसरी में, दोनों में जो स्पेसिंग है वो भी बिल्कुल एक जैसी होगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो किसी को भी कैलकुलेट आप कर लेंगे तो आपकी जे की वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया। एक इसने जैसे यहाँ एक कैलकुलेट की हुई है डिवीजन्स को लेके ना, ये तो एक अलग चीज है। एक और सिंपल जो फार्मूला हम यूज करते हैं नॉर्मली, जो स्पेक्ट्रा के अंदर होता है, वो क्या करते हैं कि हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। और उस केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है, डिफरेंस जो है ना, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जे की वैल्यू निकल आती है। मसला मैं इसकी मिसाल देता हूँ, पहले ये वाला ग्राफ आपको बता दूं, फिर इसका फार्मूला भी लिखते हैं। वो कह रहा है, ये चाह रहा है कि ये जो कपलिंग आपके पास है, एक तो ये बात होगी कि कपलिंग है क्या, किस तरह उसका यूनिट क्या है, सर्ट्स वगैरह वो हमने कर ली। फिर इस पैराग्राफ में उसने बात की है कि ये जो अमाउंट ऑफ कपलिंग है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको कपलिंग कांस्टेंट का नाम भी देते हैं, यानी फिक्स है। आपकी फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपकी फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वही की वही रहती है। अब जैसे इसने ये एग्जांपल दी है, दो स्पेक्ट्रा एक ही कंपाउंड के दो स्पेक्ट्रा, एक 60 पे लिया हुआ है, एक 100 पे लिया हुआ है, ये इसका है। एक 60 मेगाहर्ट्ज पे लिया हुआ है ये, और एक जो है 100 मेगाहर्ट्ज पे लिया हुआ है। अच्छा, 60 मेगाहर्ट्ज पे देखें तो ये चूंकि छोटी फ्रीक्वेंसी वाला है, इसका अब स्केल की जो वैल्यूज है, यानी ये जो आपके पास आ रही है पीक्स आ रही है, वो ऐसे मूव आ रही है। एक 110 हर्ट्ज के फासले पे, एक 183 पे। लेकिन जब 100 मेगा हर्ट्ज लेते हैं तो वो स्पेसिंग जरा बदल जाती है, टीएमएस से फासला ज्यादा हो जाता है, एक 183 पे और एक 305 के ऊपर है। ठीक होगा। लेकिन आपको याद होगा है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू तो हम इससे डिवाइड करके लेते हैं ना। तो डिवाइड करके आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इन दोनों की और इन दोनों की वो सेम ही आएगी। ठीक है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक बात होगी। दूसरी बात, अच्छा चूंकि अब ये 100 मेगा हर्ट्ज है, तो इसकी ये जो स्केल है ये लंबा है। मतलब इसमें छोटा डॉट, ये 183 हर्ट्ज यहाँ पूरा, यानी वो चीज जो 110 हर्ट्ज पे
आ गई थी 60 के केस में, वही पीक अब 183 हर्ट्ज पे आई है 100 मेगाहर्ट्ज के केस में। इसका मतलब ये है कि अब वो टीएमएस से उनका फासला जो है वो ज्यादा हो गया, हर पीक का ना आगे आगे हो गया। अच्छा, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है, कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो भी 7.5 हर्ट्ज है, वो भी 7.5 हर्ट्ज ही है। लेकिन जब आप सिग्नल को देखेंगे ना, इन पीक्स को देखेंगे, तो पीक्स के दरमियान जो गैप्स है ना, वो आप 60 मेगाहर्ट्ज में ये आपको गैप बड़ा नजर आएगा, और इस केस में 100 मेगाहर्ट्ज के केस में ये गैप आपको छोटा नजर आएगा। ठीक होगा, गैप छोटा हो जाएगा, लेकिन डेल्टा की वैल्यू, जो जे की वैल्यू है वो सेम रहेगी। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, गैप छोटा हो गया तो डेल्टा की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? ठीक होगा, असल में हम जब जे वैल्यू निकालते हैं ना, उसका फार्मूला हमारे पास है ये, जे इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है कि डिफरेंस, केमिकल शिफ्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब जाहिर बात, जब 60 मेगाहर्ट्ज है, जब 60 मेगाहर्ट्ज है, उसमें ये जे की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहनी है, 7.5 ही रहनी है। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी छोटी करूंगा, इसको 60 बनाऊंगा, तो फिर ये वाला जो डिफरेंस है, गैप है, वो बड़ा होगा। ये बड़ा होगा तो छोटी से मल्टीप्लाई होके आंसर आपका वही का वही रह जाएगा। और जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, 60 से 100 कर देंगे, तो फिर ये वाली डिफरेंस छोटा हो जाएगा, ताकि मल्टीप्लाई होके आंसर आपका वही का वही रह जाए, कांस्टेंट ही रह जाए। ठीक होगा, तो ये पॉइंट भी नोट करने वाला है कि जनाब जो दो पीक्स हैं एक सिग्नल के अंदर, जब स्प्लिटिंग हो चुकी होती है, तो उनके दरमियान जो पीक्स का गैप है, वो छोटी फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रा के ऊपर ये लार्ज गैप है। यानी इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू और इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू को आप माइनस करेंगे, जब डिफरेंस लेंगे तो वो बड़ा डिफरेंस आएगा। और इस केस में इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू और इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू का जब आप गैप से डिफरेंस लेंगे, तो वो डिफरेंस जो है वो छोटा आएगा। ठीक है, लेकिन जे वैल्यू हमने लेनी है उस डिफरेंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके। तो जब इस छोटे छोटे डिफरेंस को बड़ी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर वही खड़ा है। और जब बड़े डिफरेंस को छोटी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आंसर वही खड़ा है। तो जे वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता आपकी फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से। ठीक हो गया, अब वही बात हमारी, एक तो इसका इफेक्ट भी हमने बता दिया, दूसरा कैलकुलेट कैसे करते हैं वो फार्मूला भी आपके सामने आ गया कि फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से कपलिंग कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ठीक हो गई, तो ये पॉइंट इसमें एमसीक्यू के तौर पे भी ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि कपलिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, और फिर फ्रीक्वेंसी छोटी बड़ी हो तो उसमें फिर इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज के डिफरेंस में फर्क क्या पड़ता है, जे वैल्यू में तो नहीं पड़ता ना, वो तो कांस्टेंट ही रह जाती है। ठीक हो गया, इस पैराग्राफ में उसने बात की है, ये बताने की कोशिश की है कि कपलिंग कांस्टेंट जब हम लेते हैं तो किस तरह, जैसे ये लिखा ना J3, थ्री का मतलब तीन बाड है। जैसे ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को अफेक्ट कर रहा है, तो एक बाड, दो बाड और तीन बाड, तो तीन बाड आ रहे हैं ना दोनों के दरमियान, तो इसलिए इसको J3 बोलते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो J3 के हिसाब से ही चल रही होती है। कुछ रेयर केस होते हैं जिसमें ये J4 या J2 भी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो नॉर्मली J3 चार, जैसे इस शक्ल में 3 बन गया, या एक प्रोटॉन नीचे और दूसरा ऊपर है, तो इस शक्ल में भी ये 3 J3 बन जाता है। ठीक हो गया, या इसी तरह इसको देखेंगे तो ये भी J3 है, सिज वाला, सिज प्रोटॉन, इसकी देखें कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 10 हर्ट्ज है, और जो ट्रांस वाला है उसकी वैल्यू 16 हर्ट्ज है। अब जिस तरह केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी, आपको पी का एरिया भी इंफॉर्मेशन दे रहा था, आपको स्पिन स्पिन सेपरेटिंग भी इंफॉर्मेशन दे रही थी नेबरिंग एटम के बारे में। इसी तरह जे की वैल्यू भी आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई ये जो दो कपलिंग प्रोटॉन, ये जो सिग्नल बना हुआ है, ये सिज कपलिंग हुई हुई है या ट्रांस कपलिंग हुई हुई है। देखो ना, 10 हर्ट्ज आया तो मैं कहूंगा ये सिज है, 16 आया तो मैं कहूंगा ये जो प्रोटॉन है वो ट्रांस पोजीशन पे मौजूद है, ये कपलिंग वैल्यू बता रही है कि ये ट्रांस है।
तो इस तरह हम स्ट्रक्चर के बारे में हमारे इंफॉर्मेशन लेना काफी आसान हो जाता है किसी भी कंपाउंड के हवाले से। ठीक हो गया। इसके अलावा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आगे आगे अभी आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे मुख्तलिफ, उसमें जो रेंजेस दी हुई है ना मुख्तलिफ कैटेगरी की, कि जे वैल्यू को दे के हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, ये उसने ये लिखा ना तीसरी लाइन में कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, वही जो सिज और ट्रांस वाली मैंने बात की है उसको यहाँ उसने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसने लिखा है कि कपलिंग कांस्टेंट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ प्रोटॉन दैट स्प्लिट वन अनदर मस्ट बी आइडेंटिकल विद एन एक्सपेरिमेंटल एरर। यानी आप ये भी जैसे हम देखें ना, ए बी सी डी चार हैं, एक क्वार्टेट है और तीन ट्रिपलेट है, ठीक हो गया। अब मैं पता चलाना चाह रहा हूँ किसकी नेबर में कौन है, तो कह रहा देखें इस ए वाले सिग्नल की जे वैल्यू है 7 हर्ट्ज और सी वाले की भी 7 हर्ट्ज है। अब इसका मतलब ए और सी एक दूसरे के नेबर है, इन्होंने एक दूसरे को स्प्लिट किया है। जितना ए ने सी को स्प्लिट करके 7 हर्ट्ज तक ले गया है, उतनी ही इंटेंसिटी से सी ने ए को स्प्लिट किया है और उसे 7 हर्ट्ज तक कर दिया है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ए और सी वाली जो पीक है ये उन प्रोटॉन की हैं जो एक दूसरे के साथ साथ है, ये आपस में कपलिंग कर रहे हैं। और ये जो बी और डी वाली जो पीक्स हैं ये उन प्रोटॉन की हैं जो आपस में कपलिंग कर रहे हैं कि इनकी जे वैल्यूज बराबर है, सेम है। तो जे वैल्यू से हम ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन से प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे के साथ कपलिंग शो करने वाले मौजूद हैं। ये इसने टेबल दिया है ये बताने के लिए कि जे वैल्यू हमारी स्ट्रक्चर के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन हमें दे सकती है। जैसे ये बताया कि ये आपके पास है अल्केन में, अल्केन के अंदर सिंपल जो एच प्रोटॉन एडजेसेंट है वो उनकी जे वैल्यू 6 से 8 की रेंज में आ रही होती है। और ये जो सिस ट्रांस वाले हैं डबल बॉन्ड के ऊपर प्रोटॉन, वो 11 से 18 की रेंज में, जो सिस वाले हैं वो 6 से 15 की रेंज में। ठीक हो गया। और जो इसको हम बोलते हैं ना जेमिनल, एक ही कार्बन के ऊपर और नीचे प्रोटॉन दो मौजूद है, ये सी साथ नहीं होगा, सिर्फ एच एच ही है। तो दो प्रोटॉन जो साथ में मौजूद हैं उनकी आपस में कपलिंग जो है वो 4 से 10 की है। ठीक हो गया, जेमिनल प्रोटॉन जो है। और इसी तरह बेंजीन में आर्थो प्रोटॉन जो होते हैं उनकी कपलिंग 6 से 10 की रेंज में है। ठीक हो गया। इसी तरह ये साइक्लो अल्कीन्स के अंदर जो डबल बॉन्ड पे प्रोटॉन्स हैं सिज सिज फॉर्म में होते हैं, उनकी कपलिंग 8 से 11 की रेंज में है। इस तरह जो साइक्लो अल्केन्स होती हैं उसमें ये एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कॉम्बिनेशन आता है, उसमें कपलिंग कांस्टेंट मुख्तलिफ दिए हुए हैं। इसी तरह ये साइक्लोअल्केन के अंदर सिस और ट्रांस की कपलिंग आई हुई है। इस तरह ये हेटरोसाइक्लिक रिंग के अंदर सिस ट्रांस है। इस तरह ये 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड के ऊपर वो जो सिस और उसकी जो है सिस प्रोटॉन जो उनकी कपलिंग कांस्टेंट। तो मतलब हर एक की कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू की रेंज एक खास रेंज है, और रेंज से हम अंदाजा लगा सकते हैं उन प्रोटॉन्स की नेचर के हवाले से भी। तो इसमें आपने ये कपलिंग कांस्टेंट तो अभी आपके इसमें इसमें सिलेबस में सिर्फ इतनी डिस्कशन है, आगे डिटेल में स्पेक्ट्रा वगैरह के हवाले से ना वो कपलिंग कांस्टेंट की बात इतनी डिटेल में नहीं की जाती इस लेवल पे। सिर्फ आप जो है ना यहाँ पे हल्का सा एग्जांपल के तौर पे जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं वही इसको ध्यान में रख लें, वो काफी है एग्जांपल देने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। ठीक हो गया। लास्ट है जी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन जाता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेट स्क्यूइंग। ये ना आखिरी पैराग्राफ के पहला वर्ड लिखा हुआ मल्टीप्लेट स्क्यूइंग। स्विंग लफ्ज ही मतलब है लीनिंग, झुकना। ठीक होगा। तो किसी भी मल्टीप्लेट का यानी वो पीक जो डबलड या ट्रिपलड या क्वार्टर्ड एक से ज्यादा पीक्स की शक्ल में जो सिग्नल है उसका झुक जाना किसी एक तरफ, इसको हम मल्टीप्लेट स्विंग का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन जाता है। ये हमें क्या बताता है कि जैसे ये देखें कि तीन पीक्स हैं। अच्छा, होना तो ये चाहिए था ना, अभी ट्रिपलेट में हमने बात की थी कि इनकी रेशियो 1:1 की बनती है, यानी साइडों वाली दोनों की हाइट बराबर होगी 1:1 की, और सेंटर वाले की हाइट डबल होगी। ठीक होगी। इसी तरह डबलेट में था 1:1 की रेशियो थी, यानी दोनों की हाइट बराबर होगी। लेकिन कहता प्रैक्टिकल में क्या होता है कि इन तीन, जैसे ये ट्रिपलेट में तीन जो लाइनें दी उनकी हाइट बराबर नहीं है, या डबलेट में ये जो दो है इनकी हाइट बराबर नहीं है, कॉर्नर वाली ना जिनकी बराबर होनी चाहिए उनकी बराबर नहीं है। एक की बड़ी होती है और एक की थोड़ी छोटी होती है। तो कहता अगर आप एरो देना, एरो लगाएं छोटी से बड़ी की तरफ,
जैसे यहाँ छोटी पीक है, ये बड़ी है, तो छोटी से बड़ी की तरफ एरो। इस तरह यहाँ डबलट में एक छोटी है, एक बड़ी है, तो छोटी से बड़ी की तरफ एरो लगाए। तो ये एरो की डायरेक्शन आपको बता रही है कि इस सिग्नल के साथ जिस प्रोटॉन ने कपलिंग की है, जिस प्रोटॉन ने इसको डबलट बनाया है, वो इस तरफ मौजूद है। उसका जो सिग्नल है, उसकी जो पीक है, वो इस तरफ मौजूद है। इसी तरह जो ट्रिपलेट आया हुआ है, अब ये ट्रिपलेट में इसका एरो इस तरफ बता रहा है कि इसका मतलब इसके साथ कपलिंग करने वाले जो दो प्रोटॉन हैं जिन्होंने इसको ट्रिपलेट बना दिया है, उनका सिग्नल इस तरह मौजूद है जिस तरफ ये एरो की डायरेक्शन होती है। तो इस पॉइंटिंग को, इस पॉइंट आउट करने को हम हेल्पफुल करता मानते हैं। और ये हमें जो है ना वो हेल्प, काफी इंफॉर्मेशन दे देता है, हेल्प करता है सिग्नल्स की बारे में कि कौन सा सिग्नल किस सिग्नल के साथ कपलिंग करके यहाँ पे आया हुआ है। तो ये भी हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देने में काफी जो है ना वो हेल्पफुल हो जाता है। तो इसको हम मल्टीपल स्विंग का नाम देते हैं, या आपने एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको जेन में रखें जरूर।